करियरिक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे करियर रिलेटेड हर तरह की जानकारी और यहाँ मैं आप सभी के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इस चैनल को एक दोस्ताना जगह मानिएगा जहाँ आपको अपने करियर से जुड़े हर सवाल पूछ सकते हैं। मैं शांति जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल करियरिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज के लिए जो एग्ज़ाम होता है जिसे AUPGAT बोलते हैं। इसको सबसे पहले इसके प्रोस्पेक्टस को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे जहाँ से हम इसके PDF को देखेंगे। यहाँ पर नॉर्मली आपको यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस 2025 सर्च करना है एंड यहाँ पर आपको सबसे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा PGAT ब्राउजर 2025-26। इस पर क्लिक करेंगे देन यू विल फाइंड कि एक अलग PDF ओपन होगा। इसके स्टार्टिंग में बहुत कॉमन बातें बोल रखी है कि कितनी फीस होती है, कौन कौन से कोर्सेज हैं एंड ऑल। सिलेबस जानने के लिए देखो नॉर्मली यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं पहले यहाँ पर ये देख लो कि आप अगर PG लेना चाहते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देन आप कौन कौन से कोर्सेज को कर सकते हैं। MA में आप ये 19 कोर्सेज को कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, हिंदी, मीडियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, म्यूजिक, वोकाल, सितार तबला, वोकाल, सितार तबला, पेंटिंग, फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये सभी कोर्सेज को आप इसमें कवर कर सकते हैं। PGAT मतलब होता है AUPGAT का मतलब होता है फुल फॉर्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंड एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर MSc कर सकते हैं आप बॉटनी से, केमिस्ट्री से, कंप्यूटर साइंस से, फिजिक्स से, जूलॉजी से एंड MSc और MA कर सकते हैं आप एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस स्टडी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, फिजियोलॉजी, स्टैटिक्स। एक एक करके सबके नाम लूंगी तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जानी है, बट यहाँ पर ओवरऑल इतने कोर्सेज हैं। और यहाँ पर सबसे लास्ट में बहुत जब आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे देन यू विल फाइंड कि इसका सिलेबस में देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद जब ये पूरा हिंदी का भी निकल जाएगा पूरा जो प्रोस्पेक्टस है उसके बाद यहाँ पर आपको कहीं देखने को मिलेगा सिलेबस फॉर PGAT का ये पूरा सिलेबस है। एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का ये पूरा सिलेबस है। इसके बाद सारे ही सिलेबस है पूरा का पूरा, यहाँ पर इतना सारा पढ़ना होगा इसके लिए। एंड एंशिएंट हिस्ट्री वाले के लिए यहाँ पर है इकोनॉमिक्स का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का ये इतना है पूरा है, बहुत सारा है। ठीक है, यहाँ पर है एजुकेशन का अगर आपको पेपर देना है दैन यू विल गो फॉर इट। यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज का है, हिंदी का है, बहुत सारे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का है, म्यूजिक्स का है एंड इंस्ट्रूमेंट का है, सभी का है। MSc कोर्सेज के लिए थोड़ा नीचे जाना होगा और यहाँ पर उर्दू बॉटनी यहाँ से आ जाते हैं आपके MSc कोर्सेज। यहाँ पर बॉटनी है, यहाँ पर केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, नेक्स्ट यहाँ पर फिजिक्स है। इस तरीके से सारे ही सब्जेक्ट जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड डिफेंस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, यानी कि यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको मिल जाना है पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, अब और भी जो जानकारी होती है वो यहाँ पर जानने के लिए हमें फर्स्ट पेज पर ही पहुँचना है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पेपर है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में ही कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन जो इसके सेंटर हैं वो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी जगह पे जाते हैं एंड न्यू दिल्ली में भी जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से थोड़ा बाहर जाएंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा भोपाल, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम, यानी कि ओवरऑल इतने बहुत ही कम सेंटर जाते हैं। थोड़ा सा इनहेंस करनी चाहिए, थोड़े से सेंटर बढ़ाने चाहिए, बट इसके लिए अभी तक इतना ही। रजिस्ट्रेशन जो फीस रहने वाली है, दो कोर्सेज होते हैं, PGAT कोर्स 1 और PGAT कोर्स 2। तो अनरिजर्व EWS OBC के लिए 1000 है और 2 कोर्सेज के लिए यानी कि जो PGAT 2 कोर्सेज है उसके लिए 1600 रुपये है फॉर EWS अनरिजर्व एंड OBC। और उसी के तुरंत आधी कर लोगे तो वो SC ST PW के लिए है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा जो पेपर है वो जो कंडक्ट कराया जाता है बॉटनी है तो वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। उर्दू भाषा है तो वो उर्दू भाषा तो उर्दू में लिखी जाएगी ना, तो नॉर्मली अगर हिंदी है तो हिंदी में लिखी जाएगी। तो अगर आप उसके लिए देख रहे हो तो वो जो लैंग्वेज है वो उसी में लिखी जाएगी। अब इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होने वाले हैं, वो हो चुके हैं 25 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होते हैं ओवरऑल, और मई में और रजिस्ट्रेशन बंद हो जाते हैं। जो एडमिट कार्ड है वो एक हफ्ते पहले पता चल जाता है जब आपका पेपर होने वाला होता है। और जो ये PGAT का 1 का कोर्सेज है, लिस्ट 1 2 3, ये अभी मैं बताऊंगी 1 और 2 PGAT क्या है, और लिस्ट 4 इसमें यहाँ पर जून में पेपर होता है, मतलब ये पेपर हो चुका है। अब अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ध्यान में रखना कि जून में पेपर होता है और अप्रैल मई के आसपास यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सेंटर्स का ध्यान रखना बस। अब यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिस्ट 1 2 3 4 जो है वो PGAT 1 है और लिस्ट जो 5 ओनली 5 है वो PGAT 2 है। तो नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग में जितने भी MA MPA के कोर्सेज हैं वो लिस्ट 1 में आते हैं। MSc का कोर्सेज ये पूरा लिस्ट 2 में आता है, यानी कि PGAT 1 है ये, और ये भी PGAT 1 है। MCOM और LLM ये जाता है हमारा
PGAT 1 के लिए भी, और ये वाला जो पूरा कोर्सेज है ये जाता है हमारा PGAT 2 के लिए। जो यहाँ पर कैंडिडेट वेरी इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट करके दी गई है बातें यहाँ पर देख सकते हैं हम। फॉर ऑल कोर्सेज द टर्म एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन आर प्रोवाइड, यानी कि हर एक कोर्सेज के लिए टर्म एंड कंडीशंस आपके पास में है। एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रीड केयरफुली दी फिलिंग, मतलब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये वाला पेज तो जरूर पढ़ लेना। देखो अगर यहाँ पर क्लियरली विजुअली ये बात मुझे पता है, बट अगर कोई लाइन में मिस कर जाती हो तो वीडियो पॉज कर लो, खुद रीड कर लो, ठीक है। सब्जेक्ट कैंडिडेट यानी कि एप्लीकेंट हैव अपीयर्ड इन पास फाइनल ईयर, यानी कि आपको फाइनल ईयर मतलब जो ग्रेजुएशन है उसकी फाइनल ईयर आपको पास करनी है, या फिर फाइनल ईयर में पेपर आप दे रहे हो तब, ठीक है। और यहाँ पर लिस्ट 1 2 3 4, इसमें जो फाइनल ईयर है आपकी उसमें बच्चे के पास में वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो वो लिस्ट 1 2 3 4 में से चुन रहा है, ठीक है। एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन अ कोर्स, यानी कि जो हमारे पास में लिस्ट 1 2 3 4 में है उस बच्चे के पास में जो सब्जेक्ट वो इन 4 लिस्टों में से ढूंढ रहा है वो सब्जेक्ट उसके पास में ग्रेजुएशन लेवल पर होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट यहाँ पर बोल रहा है द एप्लीकेंट हैव अपीयर इन फाइनल एग्जाम और रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी बट नॉट अपीयर इन द फाइनल एग्जाम एंड नॉट पास, मतलब फेल हो जाता है वो या फिर पेपर नहीं दे पाता, तो वो लिस्ट 1 2 3 4 में से अगर इनका पेपर देगा तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के नाम से वो जाना जाएगा कि भाई उसके पास ऐसे सब्जेक्ट थे नहीं। अगर एप्लीकेंट हु नॉट क्वालिफाई हिंदी इंग्लिश मीडिएवल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री फिलोसफी इन सब एग्जाम्स को वो क्वालिफाई नहीं कर पाया एट द ग्रेजुएशन लेवल, तो वो सब्जेक्ट कैंडिडेट टू कोर्सेज अलॉट फाइनल ईयर फॉर द ग्रेजुएशन। आगे उसके बाद वो 2 सब्जेक्ट जो फाइनल ईयर में रहेंगे वो उस पर अपीयर कर सकता है फ्रॉम द लिस्ट 1 2 3 4 में से, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश और मीडिएवल हिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट्स को नहीं ले सकता, ठीक है। ये पूरा अच्छे से रीड कर लेना। MA MSc एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। ये आपको मतलब गूगल पर नॉर्मली सर्च करोगे। कोटा कौन कौन सा लगता है यहाँ पर SC ST, ये वाला कोटा तो नॉर्मली लगता है SC ST OBC का। जो अदर कोटा लगते हैं वो लगते हैं यहाँ पर कश्मीर माइग्रेंट्स। अगर आपने NCC के आपके पास में C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का थोड़ा सा राहत मिल जाती है, बट जो NCC की वेटेज है वो BEd MAd MBA और MBA RD कोर्सेज के लिए नहीं एप्लीकेबल होगी। फॉरेन नेशनल NRI जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ अवेलेबल है। स्पोर्ट्स कोटा लगता है, ठीक है। 2% सीट जो होती है वो रिजर्व रहती है स्पोर्ट्स कोटा के लिए। पर्सनल मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर भी 5% की जो सीट है वो रिजर्व रहती है। जो स्पोर्ट्स कोटा है वो BEd MAd MBA MBA RD लोगों मतलब जो बच्चे ये सब करना चाहते हैं उन पर नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये टीचर एम्प्लॉय वार्ड कोटा लगता है, यानी कि इसमें फाइनल ईयर हो चुकी थी आपकी और अब आप 25 में पेपर दे रहे हो तो आपके 5% नंबर को काट लिया जाएगा। डिडक्शन का मतलब होता है काट ही लेना नॉर्मली। और अगर आपने 2022 में पेपर दिया था तो मतलब जितने पुराने स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज़ के लिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कटेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑब्टेन करने की कोशिश करना। अब पैटर्न क्या है पेपर का, नॉर्मली 300 नंबर का पेपर होता है, मतलब 150 MCQ होते हैं। और यहाँ पर जो थोड़ी सी अच्छी बात है कि शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हम आगे रीड करेंगे, ठीक है। कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि लिस्ट 1 2 3 4 को तो आपको अप्लाई करना ही है। 50 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, किसमें से लिस्ट 1 2 3 4 5 में से। और 5th जो क्वेश्चन होगा, यानी कि बाकी जो बच्चे क्वेश्चन रह जाएंगे हमारे 50 सवाल वो रह जाएंगे हमारे जनरल अवेयरनेस इंग्लिश हिंदी ये सब के। हर एक का एक सवाल का मतलब ओवरऑल यहाँ पर मेंटल एबिलिटी रीजनिंग ये हर एक एग्जाम में, मतलब अगर आपने बॉटनी करनी है MSc से तो ये सब कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो इसको रीड करना एंड देयर आर नो नेगेटिव, जैसा कि मैंने बोला कि रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मोड थे, अगर आपने लिस्ट 1 2 3 4 में से कोई भी चुना है तो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकता है, कोई भी वो चुनेंगे वो तुम्हें करना होगा। लेकिन जो लिस्ट 5 है उसमें से आपने किसी भी एग्ज़ाम को चुना है, किसी भी सब्जेक्ट को चुना है तो आपको ऑनलाइन मोड ही चुनना पड़ेगा, यानी कि जितने भी वो सारे स्टेट्स पे मतलब इधर उधर सिटीज़ जो थी उन सब में आपको ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। आपको मतलब किसी भी बच्चे को किस तरीके से ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इन सब बातों का भी थोड़ा सा। एंड यहाँ पर जो पूरी सीट्स हैं मतलब किस तरीके से PG कोर्सेज के लिए सीट अवेलेबल है। कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं AU में, यहाँ पर 150 सीट्स हैं यहाँ पर इस तरीके से डिवाइडेड है। आप अच्छे से इसको रीड करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर सभी का बता रखा गया है। एंथ्रोपोलॉजी की टोटल 30 सीटें हैं और MBA की टोटल MBA जो है वो अवेलेबल है किसमें, MBA RD अवेलेबल है इन दी गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। यहाँ पर AU का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस होता है, यानी कि यहाँ पर
जो AU करके लिखा है इट्स फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा ये जब चार्ट पढ़ा करो तो चार्ट के नीचे तुरंत आ जाया करो, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रह सके। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यानी कि किस तरीके से यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आई होप मैंने ओवरऑल तो कवर कर रखा है, लेकिन आपको फिर भी कोई भी लिटरली आपको फिर भी कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल। आप कमेंट करके बता। Leave a comment down below. वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक एंड जहाँ भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जाएं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।